प्रोफेसर ढोक ने एक सिगरेट सुलगाई और गहरे गहरे कश लेने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, एक तरकीब है। मैंने कहा, कहो। बोला, किसी मनशियात के स्मगलर से राब्ता कायम किया जाए। कोल्मो कैंपो के जनूबी हिस्से में, यानी इस हिस्से के मुखालिफ समत जहां बर्फानी लोमड़ियों का शिकार किया जाता है, पता नहीं कितना फासला तय करने के बाद सरहदी इलाका शुरू होता है और ये सरहदी इलाका किसी कदर दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। चुनाचे यहाँ आमदोरफ्त नहीं है, अलबत्ता स्मगलरों के लिए यही इलाका कारामद होता है और वो यहाँ से मनशियात की स्मगलिंग करते हैं। ये बात बस इत्तेफाकिया तौर पर ही मुझे मालूम हो गई और उस लड़की से मालूम हुई जो पिछली रात मेरी साथी थी। वो खुद भी स्मगलरों के एक ऐसे ही गिरोह से ताल्लुक रखती थी, लेकिन तफरी पसंद लड़की को मेरी गैबदानी पसंद आ गई थी, इसलिए उसने मेरा साथ कबूल कर लिया। मैंने उसे उसके मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी बातें बताई थीं और उसने अपने माजी के बारे में भी तफसीलात पूछी थीं। फिर वो मुझसे अपना राज छुपा न सकी। उसने मुझे बताया कि यहाँ स्मगलरों के बहुत से गिरोह काम करते हैं और आपस में एक दूसरे के ताउन से स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े स्मगलरों के आलाकार हैं, लेकिन छोटे मोटे काम अपने तौर पर भी कर लिया करते हैं। इन छोटे मोटे कामों में ये काम भी शामिल हो सकता है कि किसी को स्मगल करके सरहद पार पहुंचा दिया जाए और उसके इवज कुछ मुआवजा वसूल कर लिया जाए। मैंने कहा, तुम जानते हो डियर प्रोफेसर कि हमारे पास मुआवजे के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। प्रोफेसर ने कहा, ढोक तुमसे पहले ही कह चुका है कि वो चलता फिरता बैंक है, पैसों की फिक्र मत करो। ये बताओ कि क्या ये तरीकाकार मुनासिब रहेगा। मैंने कहा, बज़ाहिर इंतहाई मुनासिब, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरकीब नजर नहीं आती। प्रोफेसर ने कहा, तो फिर तुम तैयार हो? मैं बात करूं किसी से? मैंने पूछा, किससे बात करोगे? वो बोला, सोनिया से। वो हमारा ये काम बखूबी कर देगी। आज रात भी उससे मिलने का वादा था, लेकिन अचानक ही तुम लोगों ने मुझे तलब कर लिया। वो मेरा इंतजार करेगी। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, आयरन साइड नामी एक कैफे में। मैंने पूछा, किस वक्त? वो बोला, मैं अब भी उसके पास जा सकता हूँ अगर तुम लोग इजाजत दो। मैंने कहा, डियर ढोक, मेरा ख्याल है तुमसे इंतहाई कारामद गुफ्तगू हुई है। सोनिया से गुफ्तगू करके इस बात के इम्कानात का जायजा लो कि क्या हम यहाँ से सरहद पार मुंतकिल हो सकते हैं। अगर मुनासिब समझो तो कुछ ऐसे खतरनाक लोगों का हवाला भी दे देना जो हमारी ताक में है। उसने कहा, अब तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खातून जिनका नाम इत्तेफाक से बहुत टेढ़ा है और जिसे ज़बान से अदा करते हुए मुझे इंतहाई दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, मुझे अपना दोस्त बना चुकी हैं। लड़की से मेरी दोस्ती ज़रा मुख्तलिफ किस्म की होती है। खातून, आप यूं समझ लें कि आप मेरी पहली दोस्त हैं जिनका मुझे एहतराम भी करना पड़ रहा है। अच्छा, अब मैं ज़्यादा देर आप लोगों के पास नहीं रुकूंगा, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद हम काफ़ी देर तक उसकी शख्सियत पर गुफ्तगू करते रहे और उसके बाद आराम करने लेट गए। ढोक से अब रात में मुलाकात होने की तवक्को थी। दूसरी सुबह वो अपने कमरे में मौजूद था और तकरीबन 8:30 बजे उसने हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उसे वेटर समझकर अंदर ही बुला लिया था, लेकिन प्रोफेसर को देखकर हम दोनों ही के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, क्या लाऊं आपके लिए? नाश्ता? और तहजीब उसकी बात पर हंस पड़ी। बोली, नहीं मिस्टर ढोक, तशरीफ लाइए। दरअसल इतनी जल्द आपकी आमद की तवक्को नहीं थी। प्रोफेसर ने कहा, अब इतना गया गुजरा आदमी भी नहीं हूँ, नाश्ता मंगवा लो। मैंने वेटर को तलब करके नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। प्रोफेसर बोला, सोनिया से मेरी बातचीत हुई है इस मौजू पर और तुम लोगों को यह सुनकर यकीनन मुसरत होगी कि उसने इस काम के हो जाने की खुशखबरी सुनाई है। मैंने कहा, गुड, वेरी गुड। क्या सारा काम काबिल एतमाद अंदाज में हो सकता है? वो बोला, हाँ, वो लोग हर तरह का काम करते हैं। इंसानों की स्मगलिंग भी बाकायदगी से की जाती है और इसके लिए उन्होंने कुछ रेट मुकर्रर कर रखे हैं। आज का दिन इन्हीं मसरूफियात में गुजरेगा। रात को सोनिया से फिर मुलाकात होगी और वो मुझे अपने चीफ से मिलाएगी जो हमारी यहाँ से रवानगी का बंदोबस्त कर सकता है। मैंने कहा, ठीक है मिस्टर ढोक, बाकी मामलात का क्या होगा? वो बोला, सब हो जाएगा। अब ढोक जैसा बेवकूफ़ दोस्त तुम्हारे हाथ लग गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता दोपहर का खाना और शायद रात का खाना मैं तुम्हारे साथ न खाऊं। मुमकिन है कल सुबह नाश्ते पर ही मुलाकात हो। ढोक तकरीबन 10 बजे तक हमारे साथ रहा और फिर वहां से चला गया। हमने ये दिन भी अपने कमरे में ही गुजारा था। तहजीब के लिए अब मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था और फिर यहाँ कुछ इस अंदाज में बेदस्तुपा हो गया था कि बज़ाहिर कोई बेहतर सूरत मेरे सामने नहीं थी। हाँ, अगर ढोक का सहारा न होता तो फिर हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता था, लेकिन अब मैंने उस पर एतबार कर लिया था और देखना ये था कि वो इस सिलसिले में क्या इंतजामात करता है। रात को तकरीबन 11 बजे ढोक वापस आ गया। उसके चेहरे पर बड़ा इत्मीनान था। हम लोगों को उससे मिलकर हैरत हुई। तहजीब ने पूछा, कहिए मिस्टर ढोक, आपको बहुत जल्द फुर्सत मिल गई? वो बोला, हाँ, आज सोनिया की तबीयत ठीक नहीं थी। तहजीब ने कहा, उससे बातचीत हुई? बोला, हाँ, हो गई है
और मिस्टर ग्राहम से मिल भी आया हूँ। मैंने चौंक कर कहा, तुमने शायद उसका नाम सोनिया ग्राहम ही बताया था। वो बोला, जी हाँ, मिस्टर ग्राहम उसके वालिद बुजुर्गवार हैं, लेकिन किसी मामले में रियायत करने के आदी नहीं हैं। अपने रेट से कुछ ज्यादा ही तलब कर रहे थे, क्योंकि सोनिया ने उन्हें बता दिया था कि कुछ खतरनाक लोगों की मुदाखलत का खतरा भी है। मैंने कहा, तो फिर? बोला, फिर क्या, मैंने अदायगी कर दी है। अब प्रोग्राम उनकी तरफ से तय किया जाएगा और उस वक्त तक हमें इंतजार करना है। मैंने कहा, क्या वो शख्स काबिल एतबार है? प्रोफेसर बोला, उन लोगों में यही खूबी पाई जाती है कि जो बात तय कर लेते हैं उस पर सख्ती से अमल करते हैं। बुरे लोगों में यही तो एक अच्छाई होती है। मैंने कहा, गोया हमारे यहाँ से निकलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। उसने कहा, इम्कानात से क्या मतलब? सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, बस उन लोगों को अपने इंतजामात करने हैं। इस सिलसिले में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। मैंने कहा, और तुमने अदायगी कर दी है मिस्टर ढोक? वो बोला, हाँ, बगैर पैसे लिए वो कोई बात भी करना पसंद नहीं करते। सोनिया की वजह से सिर्फ इतना हो सका है कि हमें वो तफसीलात नहीं बताना पड़ी जिनका बताना ज़रूरी था। हमें मालिम पॉइंट तक पहुंचा दिया जाएगा और मालिम पॉइंट से आगे थोड़ा सा हिस्सा अबूर करना खुद हमारी जिम्मेदारी होगी। अलबत्ता सरहदों पर कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी, उसके लिए हमारे पास इजाज़तनामा मौजूद होगा। मैंने पूछा, और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? प्रोफेसर ने कहा, एक और अफ्रीकी रियासत में। वहाँ दाखिल होने के बाद हमें खुद ही अपने लिए इंतजामात करने होंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ लोग हमें वहाँ क़याम करने में मदद दे सकें, लेकिन इसके लिए उन्हें वहीं की करेंसी में अदायगी करना होगी। मैंने तहजीब की तरफ देखा और वो मुस्कुरा कर बोली, ज़िंदगी में ये एडवेंचर भी निहायत दिलचस्प रहेगा। इससे कबल हम लोग दूसरों के लिए सब कुछ करते थे और अब अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हमें अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। प्रोफेसर तकरीबन आधे घंटे तक हमारे साथ रहा। उसने बताया कि इत्तफाकिया तौर पर सोनिया से जल्द ही मुलाकात हो गई। वो सिर्फ माजरत करने के लिए आई थी और जब मैंने उसे अपना प्रोग्राम बताया तो वो फौरन ही मुझे मिस्टर ग्राहम से मिलाने पर आमादा हो गई। दरअसल ये बात उसने छुपाई थी कि मिस्टर ग्राहम भी स्मगलरों के एक गिरोह के सरगना हैं और ये काम करते हैं, लेकिन कारोबारी बाप की कारोबारी बेटी ने कारोबारी मौके को हाथ से न जाने दिया और उसी वक्त मुझे लेकर अपने बाप के पास पहुंच गई। ढोक के जाने के बाद मैं और तहजीब इस सिलसिले में गुफ्तगू करते रहे। फिर तहजीब ने मुझसे कहा, अली, हमें अपने लिए कुछ हथियारों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए और उसके लिए अलग से अदायगी करना होगी। और हाँ, ये मिस्टर ढोक रकम का बंदोबस्त किस तरह करते हैं? मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना, वो एक अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक है। अपनी आंखों की कुव्वत से किसी को भी मशहूर कर लेता है और किसी को मशहूर करके उससे कुछ हासिल कर लेना उसके लिए मुश्किल नहीं है। जुआ खेलता है, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि उसके मद्दे मुकाबिल कभी ये नहीं कह सकते कि वो बेईमानी कर रहा है, जबकि वो खुल्लम खुल्ला बेईमानी करता है। ये उसका अपना फ़न है और उसी की मदद से वो अपनी ज़रूरियात के लिए रकूमात हासिल कर लेता है। यकीनन आज का दिन उसने खासा हंगामी गुजारा होगा, वरना रकम का इतना बड़ा इंतज़ाम करना आसान काम नहीं था। तहजीब ने कहा, तब तो मुखलिस आदमी है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, वरना ऐसे आदमी भला कब किसी को खातिर में लाते हैं, अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। मैंने कहा, हाँ तहजीब, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने कहा ना, बड़ी अनोखी फितरत का मालिक है वो और यकीनन उसका साथ हमारे लिए कारआमद रहेगा। एक एक लम्हा अब बोझ बनकर गुजर रहा था। ये बात बईदस कयास नहीं थी कि वो लोग काल्मो कैंपो के एक एक होटल और एक एक गोशे में तहजीब को तलाश करेंगे। उनके 2 आदमी हलाक हो गए थे और ग्रीन पोल के बारे में तहजीब ने जो तफसीलात बताई थी उसके पेश नज़र ये इदारा मामूली हैसियत नहीं रखता था और तहजीब को जिंदा छोड़कर वो अपने लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते होंगे, लिहाजा उसे ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मेरे लिए ये मसला ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल था। दूसरी तरफ अपनी हालत का तज्जिया करता तो अजीब व गरीब कैफियत ज़हन दिल पर तारी हो जाती। वो सब कुछ जो मैंने कभी नहीं किया था अचानक हो गया था। तहजीब के लिए मेरे दिल में पैदा होने वाले जज्बात बहुत पुराने नहीं थे। न जाने क्यों उसके आंसुओं ने मुझे मुतासिर करके एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जिसे मैं शायद ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक मुंतखब न करता। लेकिन जो होना होता है वो हो जाता है और फिर उससे मफर मुमकिन नहीं होता। ढोक का साथ इत्तेफाकिया तौर पर इतना पुरअसर साबित हुआ था कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यह शख्स मजमूई तौर पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया था और मैंने यही सोचा था कि जब तक वो साथ है गुजारा किया जाए, किसी भी लम्हे उससे अलहदा हुआ जा सकता था। लेकिन अहमक आदमी इत्तेफाकिया तौर पर इंतहाई मुखलिस निकल आया था और किसी के खुलूस को नज़रअंदाज कर देना मुस्तहसन फेल नहीं होता। दूसरे दिन भी वो इंतहाई मसरूफ़ रहा। शाम को तकरीबन 5 बजे वापस आया तो उसके साथ सोनिया भी थी। खूबसूरत खद्दोखाल की एक पुरकशिश लड़की, लेकिन चेहरे पर उसके दरिंदगी सी महसूस होती थी।
मैंने उसकी फितरत का तज्जिया करने में गलती नहीं की थी। यकीनी तौर पर वो इंतहा पसंद लड़कियों में से थी। ढोक जैसी शख्सियत ही उसे काबू में ले आई थी, वरना वो आम लोगों के बस की चीज नहीं थी। हम लोगों से अलबत्ता खुलूस से मिली। ढोक ने मुझे बताया कि सोनिया के जरिए हम लोगों की रवानगी के इंतजामात हो गए हैं। सोनिया बोली, डैडी ने कहा है कि आप लोग 8:30 बजे तैयार रहें, यहाँ से आपको ले लिया जाएगा। मैंने कहा, शुक्रिया मिस सोनिया। वैसे मेरे दोस्त ने आपकी इतनी तारीफें की हैं कि मैं खुद आपसे मिलने का मुश्ताक हो गया था। सोनिया के होंठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई थी। वो बोली, लेकिन आपका दोस्त हैरत अंगेज शख्सियत का मालिक है। इस शख्स की सलाहियतों ने मुझे दंग कर दिया है। इससे जुदाई मेरे लिए तकलीफ दे होगी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे मेरे हाथों फरोख्त कर दें? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये काबिल फरोख्त शख्सियत नहीं है मिस सोनिया। अगर आपकी मोहब्बत मिस्टर ढोक को रोक सके तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। प्रोफेसर ने अजीब सी निगाहों से सोनिया को देखा और उसके बाद मेरी तरफ रुख करके मुस्कुराने लगा। सोनिया थोड़ी देर बैठने के बाद चली गई। तब मैंने प्रोफेसर से कहा, ढोक, हमारे लिए असलहे का बंदोबस्त होगा या नहीं? उसने कहा, मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मालिम पॉइंट तक तो ये लोग हमारे साथ होंगे और उसके बाद कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि हम दूसरी रियासत की सरहद में दाखिल हो चुके होंगे। मैंने कहा, लेकिन मालिम पॉइंट तक सफर के दौरान हमें बिल्कुल ही दूसरों के रहमो करम पर नहीं रहना चाहिए। उसने कहा, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। हम उनसे हल्के असलहे की फराहमी के सिलसिले में बातचीत कर सकते हैं। मैंने कहा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रोफेसर। वो बोला, यकीनन, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी सरहद पार करते हुए हम हथियार साथ नहीं रख सकते, क्योंकि सरहदी मुहाफिज उसकी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन दौरान इस सफर हथियारों की जरूरत पूरी हो जाएगी। उसके बाद ढोक हमारे साथ ही रहा। ठीक 8:30 बजे सोनिया हमारे कमरे में पहुंच गई। उसने कहा कि नीचे गाड़ियां हमारा इंतजार कर रही हैं और हमें एहतियात से पहुंचाने के तमाम इंतजामात कर दिए गए हैं। हम सोनिया के साथ बाहर निकल आए। होटल के बिल वगैरह की अदायगी ढोक ने की और उसके बाद हम बाहर पहुंच गए, जहां 2 गाड़ियां हमारा इंतजार कर रही थीं। इनमें 3-3 आदमी मौजूद थे। सोनिया ने उसी जगह ढोक से आखिरी मुलाकात की और उसके बाद स्याह रंग की एक कार में बैठकर वापस चली गई। दोनों जीपें आगे बढ़ गई थीं। ढोक ने उन गाड़ियों में मौजूद लोगों से असलहे के बारे में बातचीत की और फौरन ही असलहा हमारे सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि मालिम पॉइंट पहुंचने के बाद ये रिवॉल्वर हमसे वापस ले लिए जाएंगे। रास्ते में अगर कोई जरूरत पेश आए तो हम उन्हें बाआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 अफराद जो गाड़ियों में मौजूद थे हमारे साथ निहायत नरमी से पेश आ रहे थे और उन्हें यकीनी तौर पर यह हिदायत कर दी गई थी कि हमें कोई नुकसान न पहुंचने पाए। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई थोड़ी देर के बाद वीरान इलाके में निकल आईं। आम सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते का इंतखाब किया गया था और कच्चे रास्ते का ये सफर खासा तकलीफ दे था, लेकिन हम जानते थे कि सरहद तक एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल करने के लिए हमें ये तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। हम एक जीप में बैठे हुए थे जो आगे जा रही थी। हमारे पीछे हमारी निगरानी के लिए एक जीप आ रही थी जिसमें बकिया 3 अफराद सवार थे। अतराफ का माहौल बिल्कुल तारीक था। ताहद्दे निगाह सन्नाटे और वीरानी का राज था। जीप के इंजनों की आवाजों के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। प्रोफेसर ढोक भी उस वक्त बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। यकीनी तौर पर माहौल के असरात उसके जहन पर भी तारी थे। सफर काफी लंबा था और जीपों की रफ्तार कच्चे रास्ते की वजह से बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। फिर एक मखसूस जगह पहुंचकर जीपों की रोशनियां बंद कर दी गई। अचानक रोशनियां बंद की गई थीं, इसलिए हम चौंक पड़े। लेकिन इससे कबल के मैं ड्राइविंग करने वाले से कोई सवाल करूं, उसने खुद ही जवाब दिया, अब इससे आगे रोशनियां जलाकर सफर करना मुनासिब नहीं होगा जनाब। मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इन रास्तों से बखूबी वाकिफ हो? मेरा मतलब है कि तारीकी में भी सफर कर सकते हो। ड्राइवर ने कहा, यकीनन जनाब, हम इन रास्तों पर आते जाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें एक जंगल से गुजरना होगा। उस जंगल को उबूर करने के बाद कोई खास खतरा बाकी नहीं रहेगा। इसके अलावा वहां से आगे का सफर इस सफर की निस्बत आरामदेह होगा, क्योंकि वो चटियल पहाड़ी रास्ते हैं जो हमवार हैं। ये कहकर ड्राइवर खामोश हो गया। इस बात का मुझे यकीन था कि स्मगलिंग करने वाले यकीनी तौर पर इन रास्तों से बखूबी वाकिफ होंगे। तकरीबन 45 मिनट गुजर गए थे हमारे उस सफर को और झटकों से बुरा हाल था, लेकिन खुद को संभाले हुए थे। फिर जंगल का वो हिस्सा आ गया जहां से हमें गुजरना था। यहाँ रोशनियां जला ली गई थी ताकि अगर कोई दरिंदा सामने आए तो रोशनी देखकर फरार हो जाए। मैंने एक बार फिर अपने खदशात का इजहार किया कि खुली जीपों में दरिंदों का खतरा पेश आ सकता है। किसी भी ऊंची जगह से कोई चीता वगैरह छलांग लगाकर नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर ड्राइवर ने कहा कि इस जंगल में ज्यादा से ज्यादा चरख और कभी कभी भेड़िए नजर आते हैं। इसके अलावा और कोई खौफनाक जानवर अब इन जंगलों में नहीं है। अगर कभी थे तो उनका खात्मा कर दिया गया है। ये बात सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ था।
तहजीब मेलकम एक्स मेरे पास बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। इस दौरान उसने कोई बात नहीं की, बस सूरत हाल का जायजा लेती रही। हम जंगलों के सिलसिले को उबूर करते रहे और फिर ड्राइवर के कहने के मुताबिक वो मैदानी हिस्सा आ गया जो वाकई किसी सड़क की तरह सपाट और शफाफ था। यहाँ पहुंचकर हमने सुकून की गहरी सांस ली। अब सफर ज्यादा इत्मीनान बख्श था, खास तौर से पिछले सफर के मुकाबले में। ड्राइवर ने ताहद्दे निगाह फैले हुए मैदान के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा करके कहा, धुंध और तारीकी की वजह से आपको वो पहाड़ियां नजर नहीं आ सकेंगी जनाब, लेकिन इस मैदान का सिलसिला जहां खत्म होता है वहीं मालिम पॉइंट है, और पहाड़ियों के एक दर्रे से निकलने के बाद आप इस मुल्क की सरहद को उबूर। अभी उसने इतना ही कहा था कि हम तेज रोशनी में नहा गए। ये रोशनियां इतनी अचानक और गैर मुतवक्के थीं कि हम एक लम्हे के लिए साकित और जामिद रह गए। ड्राइवर ने फौरन ही ब्रेक लगा दिया और खौफजदा अंदाज में उन रोशनियों के मखरज की तरफ देखने लगा, जिसके बारे में ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो ताकतवर टॉर्चें हैं। फिर गालिबन मेगाफोन पर एक आवाज उभरी, तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, अगर जिंदगी चाहते हो तो हाथ उठाकर नीचे उतर आओ। लेकिन जवाब में पिछली जीप से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। ये फायरिंग ब्रेन गन से की जा रही थी। आन की आन में कई रोशनियां बुझ गईं, लेकिन उसके बावजूद चंद रोशनियां इस तरह जलती रहीं कि हम उनकी जद में रहे। दूसरी तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई थी। हम अंधाधुंध नीचे उतरकर जीप के नीचे घुस गए। इसके अलावा कोई और जरिया नहीं था। फायरिंग चारों तरफ से हो रही थी और अंदाज ऐसा खौफनाक था जैसे वो हम सबको जिंदगी से महरूम कर देना चाहते हों। जीप में मौजूद हमारे मुहाफिज पूरी शद्दोमत से हमला कर रहे थे और उन्होंने चंद ही लम्हात में बाकी रोशनियों को भी बुझा दिया और फिर से तारीकी फैल गई। फिर उनमें से एक ने चीख कर कहा, जीपों को वापस जंगल में ले चलो। जवाबन एक आवाज आई, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब खुली जीप में बैठना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। हम जीपों को वापस नहीं ले जा सकते। बेहतर यही है कि रेंगते हुए खुद इसी जंगल में दाखिल हुआ जाए। उनकी तादाद काफी है। मैं खुद भी यही सोच रहा था कि अब सूरत हाल इन लोगों के काबू में नहीं रही है, क्योंकि हम खुले मैदान में थे। हमारे दुश्मनों ने इतनी बेहतरीन जगह का इंतखाब किया था। हम पर हमला करने के लिए उनकी जहानत की दाद देना पड़ती थी। यकीनन वो रास्ते भर हमारे निगरान रहे थे और ये अंदाजा लगाते हुए आ रहे थे कि हम किस तरह सफर कर रहे हैं और हमारी पोजीशन क्या है। अगर ऐसा ना होता तो जंगल की समत से फायरिंग ना होती, क्योंकि हमारे पीछे पीछे आकर उन्होंने हमारा रास्ता भी बंद कर दिया था और अब चारों तरफ मौत के अलावा और कुछ नहीं था। अगर जीप के पेट्रोल टैंक में कोई गोली आ लगी तो फिर हम उस आग के जहन्नम ही में दम तोड़ देंगे। मैंने तहजीब का हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता एक समत रेंगने लगा। उसने इतने पुरसुकून लहजे में पूछा, कहाँ, कि मैं उसकी बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा, आगे बढ़ते हैं तहजीब, शायद कोई मुनासिब जगह पनाह के लिए मिल जाए। हर चंद के यहाँ चट्टाने नहीं हैं, लेकिन मुमकिन है जमीन में कोई ऐसी दरार या गड्ढा हो जहाँ हम महफूज रह सकें। वो बोली, कुछ बेकार सा ही लगता है अली, सूरत हाल काफी खराब हो गई है। उसका लहजा बदस्तूर पुरसुकून था। मैंने कहा, तुम खौफजदा नहीं हो तहजीब? जवाब में उसका हल्का सा कहकहा गूंजा। बोली, खुदा की कसम बहुत दलेर हूं मैं, मसाइब से कभी घबराई नहीं, लेकिन बाज लम्हात ऐसे जरूर आए जब मैंने खुद को खौफ का शिकार महसूस किया। लेकिन आज से ज्यादा निडर मैं पहले कभी नहीं रही, और इसकी एक खास वजह है। मैंने कहा, मैं उसकी वजह तुमसे जरूर पूछूंगा, मगर इस वक्त नहीं। आओ प्लीज। ढोक भी हमारे साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन हमारा ख्याल खाम साबित हुआ। हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिल सकी जो हमारे लिए आर्जी पनाहगाह ही साबित हो सकती। मेरी निगाहें चारों तरफ किसी ऐसी जगह की तलाश में मसरूफ थीं जो कम से कम थोड़ी सी ही मोहलत का जरिया बन जाए, और दफतन मैंने महसूस किया कि मैं इस तरह खिसकते खिसकते उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया हूँ जहाँ जीप मौजूद थी, और उस तरफ से अगर मैं सीधा सफ़र करता तो जंगल का फासला कम हो सकता था। यानी जंगल के इख्तितामिया दरख्तों के करीब पहुँचने में बस ज़रा सी कोशिश दरकार थी, और जिस रास्ते से हम आए थे यकीनन हमारा ताक़ुब करने वाले अब भी उसी रास्ते पर मौजूद थे। उनसे हटकर उस तरफ किसी दरख्त के नज़दीक पहुँचा जाए तो हमें सहारा मिल सकता था। प्रोफेसर ने भी अचानक यही तजवीज़ पेश की। बोला, बेहतर यह है कि हम उस तनावर दरख्त की तरफ खिसकें जो सामने नजर आ रहा है। वो ज्यादा फासले पर नहीं है। जंगल के उस हिस्से के बारे में हमें कोई सही अंदाजा नहीं था। जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे थे वहां से एक वसी मैदान शुरू जरूर होता था, लेकिन उसके दाईं समत हमें पनाह देने के लिए दरख्त मौजूद थे, बशर्ते कि उन तक पहुंचा जा सके। उस वक्त एक खौफनाक धमाका हुआ और वो जीप जिसके नीचे थोड़ी देर पहले हम मौजूद थे आगे के शोलों की लपेट में आ गई। यकीनन उसके पेट्रोल टैंक में गोलियां लगी थीं और उसने आग पकड़ ली थी।
एक और खौफनाक धमाका हुआ और जीप के जलते हुए टुकड़े फजा में उड़ने लगे। उस रोशनी में हमने जंगल के उस हिस्से का मुशाहिदा कर लिया था जो हमारी पनाहगाह साबित हो सकता था, और उसके बाद हम छिपकलियों की तरह चारों हाथों पैरों के बल रेंगते हुए बिलाखिर उस दरख्त तक पहुंच गए जो सबसे पहला दरख्त था। लेकिन उस दरख्त के पास रुकना नामुनासिब समझकर हमने आगे का सफर जारी रखा और बिलाखिर घास के एक ऐसे झुंड में पहुंच गए जो एक दरख्त की जड़ में उगा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।